हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब वैकेंसी न्यूज पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट होती है हम आप तक टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। तो उसी सिलसिले में एक और नई बहुत अच्छी वैकेंसी की अपडेट आई है। तो जी हाँ, चलिए जानते हैं पूरी वैकेंसी की अपडेट के बारे में। सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, एंड तक बने रहिए और पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए। सभी के लिए है ये। कोई भी इंसान इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। कोई स्पेसिफिक इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि खास ऐसा क्वालिफिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पूरा क्या है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम क्या बात है इसमें। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, मतलब ग्रामीण डाक सेवक का जो ऑनलाइन एंगेजमेंट है उसके लिए पोस्ट आई है। ये है भारतीय डाक जो है आपका, इंडिया पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से बिल्कुल सरकारी नौकरी है। जी हाँ, चलिए बात कर लेते हैं क्या है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले जो एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जिन कैंडिडेट ने या जिन अभ्यर्थी ने 2023 में रजिस्ट्रेशन कर ली थी, वो अभ्यर्थी उसी 2023 वाली रजिस्ट्रेशन का नंबर इस्तेमाल करके फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी। चलिए अब देख लेते हैं क्या। यहाँ देखिए कितने सारे जोन के लिए वैकेंसी आ रखी है। पूरे 23 जोन के लिए है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट के भी हैं सारे यहाँ पे, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मोटा मोटी कहें तो लगभग सारे ही स्टेट की तरफ से वैकेंसीज का यहाँ पे आ रखा है। बिल्कुल मैंने यहाँ पे आपके लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख रखी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पे। सो ये देख लीजिए, ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023। ये 31 जुलाई को नोटिस लॉन्च किया गया है। इस नोटिस में देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम या डाक सेवक, इन 3 पोस्ट के लिए ओपनिंग हुई है। एप्लीकेशन जो है बिल्कुल ऑनलाइन ही सबमिट करनी है आपको। ये देख लीजिए, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .gov.in वेबसाइट पर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रही है और कब लास्ट डेट है। 3 अगस्त 2023 से लेके 23 अगस्त 2023, मतलब 3 अगस्त है और 23 अगस्त है इसी साल का 2023 का। ये आपके डेट से इंपॉर्टेंट। 3 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 23 अगस्त मतलब 23 अगस्त तक चलेगा ये। उसके बाद 24 से 26 अगस्त, मतलब लगभग 2-3 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है। जब आप करेक्शन विंडो ओपन रहेगी तो करेक्शन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं सैलरी कितनी रहने वाली है यहाँ पे। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है बीपीएम, 12,000 से लेके 29,380, काफी अच्छा पैकेज, लगभग 30,000 तक का पैकेज हो गया आपके यहाँ पे। और एबीपीएम जो है डाक सेवक है, उनका 10,000 से लेके 24,470 के आसपास का रहेगा। तो पैकेज बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप बेझिझक होकर अप्लाई करिएगा इसके अंदर। जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रखा है, रेजिडेंस और एकोमोडेशन के बारे में बता रखा है, इसको डिटेल में पढ़िएगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर है बीपीएम, जो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन होता है ब्रांच का, उन सबको देखना है पूरा। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पूरा ध्यान रखना है, ये भी काम रहेगा। और इन द सिंगल हैंडेड बीओस और बीपीएम्स हैव द ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस। ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी आपकी रहेगी, काम स्मूथली होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट भी आपको मिल जाएंगे, जो असिस्टेंट बीपीएम्स होंगे, एबीपीएम जो है यहाँ पे, वो भी आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। रेजिडेंस और एकोमोडेशन का इन्होंने साफ करा हुआ है कि आपको उसी एरिया में रिसाइड करना होगा जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो बेसिकली जो सेल्स ऑफ स्टैम्प है, स्टेशनरी है, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ द मेल एट द डोर स्टेप वगैरह है, इन सब कामों के ऊपर आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो भी बीपीएम है उनको असिस्ट करना है। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल काम जो है वो भी देखने हैं। कोई भी जो ऑन ड्यूटी रहेंगे बीपीएम, उनकी हेल्प करने के लिए आपको जो भी नीड रहेगा वो आपको पूरा करना है। और यहाँ पे भी रेजिडेंस की बात करी जाए तो जो डिलीवरी एरिया रहेगा, उस डिलीवरी एरिया के रेंज में ही आपको अपना रेजिडेंस रखना पड़ेगा। मतलब आप अभी कहीं पे भी रहते हो, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद आपको उसी एरिया में रहना है। ये आपको कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही डाक सेवक के लिए भी बोला गया है। जो डाक सेवक है, जो आपको जो भी मेल्स आती हैं सारी, जो मतलब वो आएगा आपका, पोस्ट आएगा, जितना भी लेटर वगैरह एनवेलप आएगा, वो सब आपको सॉर्ट करना है, डिलीवरी करनी है, और वो सब चीज रहेगी। इसके बाद अगेन रेजिडेंस आपका वही रहेगा, जो डिलीवरी एरिया का जो एरिया रहने वाला है उसी के अंदर अंदर रिसाइड करना है आपको भी।
एज लिमिट की बात कर रहे हैं, सारी ही पोस्ट के लिए एज लिमिट सेम रहेगी। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल रहेगी यहाँ पे। और जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन भी रहेगी। तो देख लेते रिलैक्सेशन क्या है। SC ST वालों के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं 10 साल का, और अगर PWD OBC है तो 13 साल, और PWD SC ST है तो 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम आगे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करी गई है, तो पढ़ लेते हैं क्या होगा। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10th पास करा हुआ होना चाहिए, जिसके अंदर आपके पास मैथ्स और इंग्लिश होने चाहिए। ऑलमोस्ट सभी के पास 10th में मैथ्स और इंग्लिश होती है, बहुत ही रेयर है कि किसके पास ना हो। आज की डेट में 10th में सब्जेक्ट जरूर पढ़ाए जाते हैं, तो हर कोई एलिजिबल है इस जॉब के लिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि एवरीवन इज एलिजिबल। इसके बाद कंडक्टेड बाय कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, वहां से आपने करा हुआ होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज। जो लोकल लैंग्वेज है एटलीस्ट 10th तक आपने वो पढ़ रखी हो। अगर आप कोई अपने आउट ऑफ द एरिया अप्लाई करना चाहते हो, कुछ ऐसे एरिया में अप्लाई करना चाहते हो, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज वहां चलती हो, तो वो भी आपने अगर पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए एडेड बेनिफिट रहेगा। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अदर क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब इतना होना चाहिए कि जिंदगी चलाने के थोड़ा बहुत आपके पास रहना चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है, किसको कितनी रिजर्वेशन मिलेगी तो उसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे बता रखा है आपको। उसके बाद इधर भी दे रखा है डिसेबिलिटी वालों के लिए क्या क्या कैटेगरी है, इसको देखिएगा। हाउ टू अप्लाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बताई थी, जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in वेबसाइट है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन रिसीव करी जाएगी, उसके अलावा कोई और मोड में एप्लीकेशन रिसीव नहीं करी जाएगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे, डायरेक्टली मेरिट बनेगी आपकी और मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। The merit list will be prepared on the basis of the marks obtained या conversion of the grade points। अब जैसे कई लोगों के 10th में मार्क्स मिलते थे, जो परसेंटेज मिलती थी, और कई लोगों को ग्रेड्स मिले हैं, तो उधर उन्होंने फॉर्मूला पूरा दे रखा है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो वो कन्वर्ट करने के बाद मेरिट लगाई जाएगी पूरी, और ये 10th के जो मार्क्स है आपके उसके बेसिस पर रहेगा। और ये जो परसेंटेज निकाली जाएगी वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकाली जाएगी, उसके बेसिस पर लगाया जाएगा। For the applicants where their secondary school examination of the 10th mark sheet contain the marks as mentioned in each subject, or the marks and the grade point both, their total will be worked out by taking in account the marks obtained in all compulsory and elective subjects। मतलब अगर मार्क्स भी दे रखे हैं, ग्रेड भी दे रखा है, दोनों का टोटल मिला के ही आपका वहां पे किया जाएगा। सो इसलिए आपको ध्यान देना है, जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जिनमें मैक्सिमम नंबर मिले, आप उन्हीं को सेलेक्ट करिएगा। आपको applicants having both marks and grades in the mark sheet have to apply with only marks। अगर आपके दोनों मिले हुए हैं, वहां पे मार्क्स भी दे रखा है, ग्रेड भी दे रखा है, तो प्लीज अपने मार्क्स भरिएगा, वहां पे ग्रेड मत भरिएगा, ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर आपने ग्रेड भर दिया है और मार्क्स भी मेंशन है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। However, if for the any particular subject only grades are mentioned in the mark sheet, then for that subject grade can be mentioned। कई बार क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट में सिर्फ ग्रेड ही मेंशनड होते हैं, मार्क्स मेंशन नहीं होते, तो उस केस में ग्रेड भरो। ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे देख लीजिए कन्वर्जन क्राइटेरिया दे रखा है। अगर A1 ग्रेड है तो मतलब ग्रेड पॉइंट 10 है, और मल्टीप्लाई आपको 9.5 से करना है परसेंटेज निकालने के लिए। तो जितना भी ग्रेड पॉइंट रहने वाला आप देख सकते हो, ग्रेड और उनके अकॉर्डिंग ग्रेड पॉइंट दे रखा है, और सबका मल्टीप्लीकेशन 9.5 से होगा। मान लीजिए अगर आपका ग्रेड पॉइंट 10 आया तो आप 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 95% हुआ आपका, ठीक है जी। In the case of marks list containing the grade points, marks will be reckoned by taking conversion of grade and points with the multiplication factor 9.5 against the maximum points of the grade as 100। ठीक है, तो 9.5 will be the conversion factor। और जिनका CGPA आता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज जो होता है, CGPA जो है, वहां पे भी जो फाइनल CGPA है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करके ही चलना है। It is to clarify that the candidate are not required to convert their point or grade into marks and are required to mention the grade points only while filling up the application form। जी हाँ, ध्यान रखिएगा,
आप जब भी फॉर्म भरोगे इसका, आपको अपने जो ग्रेड पॉइंट्स दिए हुए हैं वो ग्रेड पॉइंट एज इट इज लिखने हैं वहां पे। आप खुद से कन्वर्ट करके नहीं करोगे, या आपके लिए डिपार्टमेंट वाले ही करेंगे, उसके हिसाब से दे विल कैलकुलेट। इन द केस ऑफ टाई अमंग द एप्लीकेंट्स द मेरिट वुड बी बेसिस ऑन द प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर टाई होता है तो सबसे पहले डीओबी में आएगा जो बड़ा है उम्र में वो, उसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो एसटी ट्रांस वुमेन, फिर एसटी फीमेल, देन एससी ट्रांस वुमेन, फिर एससी फीमेल, देन ओबीसी ट्रांस वुमेन, देन ओबीसी फीमेल, देन ईडब्ल्यूएस ट्रांस वुमेन, देन ईडब्ल्यूएस फीमेल, देन अनरिजर्व ट्रांस वुमेन, अनरिजर्व फीमेल, देन मेल के लिए वैसे चलेगा ट्रांस मेल, देन मेल एसटी, देन एससी, देन ओबीसी, देन ईडब्ल्यू, देन अनरिजर्व। इस कैटेगरी में चलेगा, लेकिन जो सबसे पहली प्रेफरेंस होगी वो एज के बेसिस पर जाएगी, उसकी एज ज्यादा उसको प्रेफरेंस पहले। The department would have the liberty and the sole right to introduce any additional criteria in the case of tie to determine the merit. डिपार्टमेंट के पास पूरे राइट्स हैं, अगर टाई होता है तो आगे कोई भी अपने हिसाब से एडिशनल क्राइटेरिया लोग ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको पूरी कंप्लीट डेटा के साथ सबमिट करना है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। At the time of the verification of document upon shortlisting of the applicant, if the data, marks, subjects within the portal are found to be mismatched, तो वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप मिसमैच करवाते हो अपने उसमें, मतलब पोर्टल में आपने गलत भर दिया है, मार्कशीट में कुछ और है, मिसमैच होता है, तो अगेन वो रिजेक्शन का कारण बनेगा आपका। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, कैसे सिलेक्शन का कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। The list of the applicants shortlisted for engagement will be released by the department on its website and the GDS online portal। जो GDS online portal है और जो उसकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट होगी, दोनों जगह पर लिस्ट आ जाएगी। और इसीलिए एप्लीकेंट्स को बोला गया है कि आप टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहिएगा। The selection of the applicants will be subject to the verification of the original document। जी हाँ, वेरीफाइंग अथॉरिटी वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन। इसके बाद अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू एसएमएस। रिजल्ट जब फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को उनके एसएमएस से बता दिया जाएगा, या फिर रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि कब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लाना। यहाँ पे देख लीजिए, the shortlisted candidate will be allowed a total 15 days to submit a document for verification। शॉर्टलिस्टिंग की लिस्ट आने के बाद विदिन 15 दिन आपको, विदिन 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मिलेगा, टाइम मिलेगा 15 दिन का, जिसमें आपको अपनी वेरिफिकेशन पूरी करानी है। सिस्टम विल इनिशियली प्रोवाइड 10 डेज, पहले 10 दिन मिलेंगे आपको, फिर रिमाइंडर मिलेगा, विदिन 5 मोर डेज आपको करना है, अदरवाइज आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा वो। तो इसको पूरा पढ़ेगा, पूरा 19 पेज का पीडीएफ है, यहाँ पे पूरा कैसे बता रखा है। और एक बात इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले ये पोस्ट में जिसका भी सिलेक्शन है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो डन हो जाएगी। उसके बाद कोई लिस्ट वगैरह कुछ नहीं आएगी, तो उससे पहले पहले आपको नजर रखनी है कि कोई लिस्ट आ रही है, कैसे हो रहा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं दैट कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंटिन्यू टू विजिट द ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल। ठीक है, जितने भी रेगुलर अपडेट्स हैं उनके लिए आपको चेक करते रहना है यहाँ पे। और कोई भी कम्युनिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा आप करते हो तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्लोज होने के बाद जो है, जो डेट क्लोज हो जाएगी फॉर्म भरने की, तो आपको जो 2-3 दिन का विंडो मिलेगा करेक्शन का, आप उसमें करेक्शन अप्लाई कर सकते हो, करेक्शन करनी है कोई तो। अदरवाइज एवरीथिंग विल बी क्लोज, जो फाइनल आपने फीड करा है वही फाइनल रहने वाला है। यहाँ पे कुछ और भी दे रखी है बात, इनको देखिएगा। और नीचे थोड़ा सा फॉर्म दे रखा है आपको कैसे अपने वो डिक्लेरेशन भरने हैं जिनकी अंडरटेकिंग होगी। सो ये आपको ये अंडरटेकिंग इसी फॉर्मेट में आपको फिल करनी होगी। सो ये फॉर्म बहुत अच्छा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कैसे बता रखा है, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और इस पीडीएफ का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस, जी हाँ, 100 रुपए की फीस है, बस मात्र 100 रुपए की। ऐसे ही आप खर्च करते रहते हो तो फॉर्म ही भर दीजिए, क्या पता मेरिट में नंबर आ जाए। और जितनी भी फीमेल एप्लीकेंट है उनको फीस नहीं लगेगी, SC/ST एप्लीकेंट को भी नहीं लगेगी, और PWD और ट्रांस वुमेन को भी एप्लीकेंट फीस नहीं लगेगी। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है, फीस की भी कोई और अदर मोड नहीं रहेगा। ये अगेन दोबारा से पूरा दे रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है आपको, अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर। जो फोटोग्राफ 5 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं बिल्कुल। देन सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी, वो आपका इधर पढ़ लोगे आप, इसके अंदर देख सकते हो, वो आपके बात की चीज है, पहले लिस्ट आनी चाहिए आपकी, उसके बाद देखना। एप्लीकेशन जो करेक्शन फॉर्म की विंडो में आपको बता ही चुका हूँ, 2 दिन के लिए ओपन होगा, वहां पे 2-3 दिन के लिए वो
एक अंडरटेकिंग है यहाँ पे, एक ये वाली अंडरटेकिंग भी आप पढ़ लीजिएगा, जिनके फॉर्म में जरूरत होगी उसको भरना है। एंड डॉक्यूमेंट जब आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना। तो जी हाँ, ये 19 पेज की पीडीएफ थी बिल्कुल। सो इसको अप्लाई जरूर करिए, बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो देखी है, सारी इंफॉर्मेशन आपने ली है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सो मिलते हैं किसी ऐसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।